नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आराध्यांश ट्यूटोरियल हब पर। आज हम गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस देखने से पहले आप एक बार अपनी कॉपी में इनको हल करने का प्रयास करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने उत्तर सही निकले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको एक समीकरण दी हुई है जिसमें 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर k इंटू 4 की घात 95 दिया हुआ है और आपको k का मान निकालना है। तो दोस्तों, इस समीकरण में हम देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 की घात के रूप में हमें 3 पद दिए हुए हैं, इन तीनों ही में 4 की घात 95 सबसे छोटी घात है। इसका मतलब इसे हम कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, इसे हमने कॉमन लिया है तो अंदर क्या क्या बचेगा हमारे पास, देखें आप। 4 की घात 2 माइनस 4 और प्लस का 1। अब आप देखें कि दोनों ही पक्षों में 4 की घात 95 को हम इनको आराम से काट सकते हैं। तो ये दोनों इस समीकरण से हट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 4 की घात 2 माइनस 4 प्लस 1 बराबर k। और इसको आप हल कर लें और हल करने के बाद आप देखें कि k का मान आया हमारे पास 13। इसका मतलब हमारा उत्तर, सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। शून्य यानी कि 0 कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन तत्समक या फिर योज्य तत्समक। तो दोस्तों, यहाँ हम चारों ही ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। सबसे पहले योज्य प्रतिलोम, जिसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। तो योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है दोस्तों जिसे उसमें जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए। जैसे कि हम देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि 4 में मैंने -4 को जोड़ा है और इसका मान हो गया है 0। इसका मतलब यहाँ पर 4 और -4 दोनों ही एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। 4 का योज्य प्रतिलोम -4 या फिर -4 का योज्य प्रतिलोम होगा 4। तो इसका मतलब दोस्तों, इसका उत्तर ये नहीं है। अगला है गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उससे गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए। इस एग्जाम्पल को आप देखें कि यहाँ पर 4 को मैंने इसके प्रतिलोम यानी इसके व्युत्क्रम से यानी 1/4 से गुणा किया तो इसका मान आया 1। अर्थात 4 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/4, या यूँ कहें हम कि 1/4 का गुणन प्रतिलोम होगा 4। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये भी नहीं है सही। तीसरा ऑप्शन है गुणन तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों, किसी संख्या के लिए जो गुणन तत्समक होगा वो एक ऐसी संख्या है जिसे उससे गुणा करने पर उसका मान ना बदले। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने कि 4 एक संख्या है, अब इसे मैंने 1 से गुणा किया तो उसका मान 4 आया। तो दोस्तों, किसी भी संख्या के लिए आप देखें तो उसका गुणन तत्समक 1 होगा। उसे 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, तो वही गुणन तत्समक है। तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन 4 है हमारे पास, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका मान ना बदले। तो दोस्तों, डेफिनेटली वो 0 ही होगा। एग्जाम्पल में आप देखें कि 4 में 0 को जोड़ने पर उसका मान 4 आया। तो 4 की जगह कोई सी भी संख्या हो एनीबडी, तो किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान वही आएगा, उसका मान नहीं बदलेगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। तो यही दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है, योज्य तत्समक। शून्य योज्य तत्समक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें कि 3x + 5 का होल स्क्वायर दे रखा है और -60x दिया हुआ है और आपको बताना है कि निम्न में से किसके बराबर है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इसका कैसे करेंगे इसे हम। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लें और यहाँ पर आप देखें कि 3x + 5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप जो हमारी सर्व समीकाएँ हैं गुणनखंड की, उनको करने की, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले से आप इसको खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि पहले पद का वर्ग होगा, दूसरे पद का वर्ग होगा और दोनों पदों के गुणनफल का दुगना।
यानी कि 3x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5। 60x को हम वैसा का वैसे लिख देंगे माइनस के रूप में दोस्तों। अब यहाँ हम इसको आगे हल करें कि जो 2 गुणा 3x गुणा 5 है यानी कि हो गया 30x। तो हम 30x और 60 माइनस के 60x को हल कर लें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 30x होगा। बाकी की चीज़ों को आप वैसा का वैसा ही लिखेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है माइनस 30x है। तो ये यहाँ पर माइनस 30x को हम वापस से तोड़कर कुछ इस तरह से लिख दें कि माइनस का 2 गुणा 3x गुणा 5। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पद है 3x और दूसरा पद है 5 और दोनों के गुणनफल का दुगना है, लेकिन इस बार माइनस के रूप में। इट मीन्स ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, यानी 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसलिए दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 2x माइनस 3y बराबर 79 है और x प्लस 6y बराबर 47 है तो x माइनस y का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये 2 समीकरणें आपको दी हुई हैं। एक तो है x प्लस 6y बराबर 47। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस समीकरण में 2 वेरिएबल आपको दिए गए हैं, 2 चर राशियाँ हैं x और y। किसी भी समीकरण का हल निकालने के लिए, उसके चरों के मान निकालने के लिए अगर एक चर है तो एक समीकरण से उसका मान हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चर हैं इसलिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। दोनों ही समीकरणों के उपयोग से हम पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, देन सेकंड वेरिएबल का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमने जो है इसको मान लिया है और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 79। अब इन समीकरणों में से देखिए कि एक साथ दोनों जो चरों के मान नहीं निकाल सकते, हमें एक जो चर है उसको हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो समीकरण नंबर 1 है इसे हम 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, और 2 से गुणा करने पर इसका मान कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि इसको जब हम घटाएंगे तो जो समीकरण नंबर 2 है उसके चिन्ह बदलेंगे। घटाने का नियम है कि आप 3 में से 2 को घटा दें तो समीकरण नंबर 2 के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे और हमें मिलेगा 15y बराबर 15, यानी कि y बराबर 1। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है और y का मान हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में, 2 में या 3 में। तो हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे और दोस्तों इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा 41। और हमें अब x और y के मान मिल चुके हैं, लेकिन हमें ध्यान से देखिए कि हमें x या y के मान नहीं निकालने थे, हमें निकालना है x माइनस y। तो आप x और y के मान मिल चुके हैं, यानी 41 में से आप 1 को घटाएंगे 40। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 संख्याओं का माध्य 22 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। ऑप्शन ए है 22, बी है 20, सी है 24, डी है 36। तो देखिए दोस्तों, किसी संख्या का माध्य निकालने के लिए जो संख्या हमें दी हुई है उनका माध्य निकालने के लिए हमें उन सभी संख्याओं को जोड़ना होता है, उनका योग करना होता है, और जो जितनी संख्या है उनका हम उसमें भाग लगाते हैं। तो इस तरह से हम उसका माध्य निकालते हैं। इसको औसत भी आप कह सकते हैं, माध्य औसत एक ही है। तो लेकिन यहाँ पर आपको संख्याएँ नहीं दी हैं कि वो कौन कौन सी संख्या है, उनका केवल माध्य दिया हुआ है। तो दोस्तों हम संख्याओं का योग तो निकाल ही सकते हैं। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 संख्याओं का योग होगा दोस्तों 12 गुणा 22, यानी हमने जो संख्याएं हैं उनको माध्य से गुणा किया और हमें 264 12 संख्याओं का योग मिल चुका है। अब चूंकि हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं और संख्या हमारे पास 12 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 12 गुणा 2 यानी कि 24 को जोड़ा है उनके 12 संख्याओं के योग में, यानी कि इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा 288। अब नया माध्य निकालने के लिए दोस्तों हम इसमें 12 का भाग लगा देंगे। 288 में तो नया माध्य मिल जाएगा 24, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप अपनी कॉपी में इनको हल करते जाएं, देखते जाएं कितने सही हैं। हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है
तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ मैं, घन का आयतन आप लोग जानते हैं, इसे भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब कह सकते हैं इसे आप, और जो घन का क्षेत्रफल है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें आयतन का अनुपात दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ फार्मूलों को लगाने की जगह उसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि अनुपातों की बात चल रही है। तो वो आयतन का अनुपात हमें पता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आयतन के अनुपात से हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है। और अगर हमें भुजाओं का अनुपात मिल जाता है तो हम उससे घन के क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल पाएंगे। तो आयतन का अनुपात अपन को दिया हुआ है 27:64 और हमें भुजा का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों भुजा का क्यूब करने पर हमें आयतन का अनुपात मिला था, तो हम इसका घनमूल निकाल लेंगे 27 और 64 का, तो हमें भुजाओं का अनुपात मिलेगा 3:4। और भुजाओं का स्क्वायर करने से हमें मिलता है क्षेत्रफल। तो क्योंकि यहाँ पर अनुपात है इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू यानी 6 है उसको हम इग्नोर कर देंगे दोस्तों, और भुजा का स्क्वायर कर देंगे हम इनके अनुपातों का, तो हमें मिल जाएगा 9:16। तो आप देख सकते हैं हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9:16। अगले प्रश्न की ओर चलें दोस्तों। 7वां प्रश्न है 5a² + 15a - 6b - 2ab। आपको इसका हल बताना है, इसके गुणनखंड बताने हैं कौन से होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो चौथे नंबर का पद है -2ab, उसे हम तीसरे स्थान पर ले आएंगे, और जो तीसरे स्थान का पद है उसे हम चौथे स्थान पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले जो 2 पद हैं इनमें यानी 5a² + 15a, इसमें जो कॉमन होगा वो होगा 5a और ब्रैकेट में जाएगा a + 3। ऐसे ही जो अगला जो जोड़ा है हमारे पास उसमें से -2b कॉमन होगा और a + 3 मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही पदों में हमें a + 3 कॉमन मिल रहा है, जिसे हम बाहर निकाल देंगे और हमारे पास बचेगा 5a - 2b। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a - 2b गुणा a + 3, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। तो सातवें इस प्रश्न के जो उत्तर होगा वो डी होगा दोस्तों। आगे हम चले हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है व उसका आयतन 1848 घन मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी है। यानी दोस्तों आपको बेलनाकार जो खंभा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका आयतन दिया हुआ है और आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उनके फॉर्मूले एक बार आपको बता देता हूँ। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr/h और इसका आयतन होता है πr²h। तो दोस्तों आपको जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 264, इसका मतलब आपको 2πr/h की वैल्यू दी हुई है। यहाँ थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि दोनों साइड से 2 का भाग लगा देते हैं दोनों पक्षों में, तो हमें πr/h का मान मिलेगा 132। इसे समीकरण 1 नंबर दे देते हैं अपन। इसके बाद आपको जो आयतन दिया हुआ है वो है 1848 घन मीटर, यानी कि πr² का मान आपको दिया हुआ है 1848। अब हम जो समीकरण नंबर 2 है उस समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग लगा देंगे दोस्तों। तो पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा और ऊपर r² है नीचे r है, तो ये एक r नीचे का ऊपर के r से कट जाएगा। 132 को हम काट देंगे और 1848 कटेगा 132 से 14 बार, यानी r का मान हमें मिल चुका है 14। और r के इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारी πr/h = 132। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, इसे ही आपको भी याद है दोस्तों। r का मान 14, h का मान हमें निकालना है बराबर 132 है, और इस छोटी सी समीकरण को आप लोग हल कर सकते हैं इजीली। तो h का मान मिलेगा आपको 3। इसका मतलब सही उत्तर हमारे पास आएगा 3 मीटर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। एक खेत में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों।
लेकिन ये गणित है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं अपन। मज़दूर और दिन, इस तरह से आप इसको लिख लें। क्योंकि 6 मज़दूर 16 दिन में करते हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि 4 मज़दूर कितने दिन में करेंगे, सॉरी 4 दिन में कितने मज़दूर करेंगे, कितने मज़दूर हमें चाहिए। तो आप 4 को दिन के नीचे ही लिखेंगे और मज़दूर की जगह पे x लिख देंगे। दोस्तों, अगर हमें 16 दिन का काम 4 दिन में करना है, तो डेफिनेटली मज़दूरों की संख्या तो ज़्यादा ही चाहिए। इसका मतलब इनके बीच में जो संबंध होगा, यानी कि इनके अनुपातों की बात करें तो वो अनुपात सीधा ना होकर व्युत्क्रम अनुपात होगा। यानी दिनों की संख्या घटेगी तो मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी। तो इसको जब हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, मज़दूर में आप x लिखेंगे ऊपर और फिर लिखेंगे, यानी पहले x को लिखेंगे फिर 6 को लिखेंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रम अनुपात है। और दिनों में आप 16/4 लिखेंगे। और इस छोटी सी इक्वेशन को आप हल कर लें, x का मान 24 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9,600 रुपये की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। दोस्तों, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, और वो, क्योंकि अगर हम ट्रिक काम न लें तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेलीविज़न के हमें विक्रय मूल्य पता हैं, उनके लाभ और हानि प्रतिशत हमें पता हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों ही टेलीविज़न के क्रय मूल्य निकालने पड़ेंगे, उनका योग करना पड़ेगा। कुल क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा और कुल विक्रय मूल्य हम इजीली निकाल सकते हैं। 9,600 का डबल कर देंगे जस्ट, और फिर इनका डिफरेंस निकाल के हम जो है लाभ या हानि प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें एक ट्रिक चाहिए। तो उसकी ट्रिक आपके सामने है दोस्तों। हानि, क्योंकि इस केस में जब भी किसी वस्तु को हम समान मूल्य पर बेचते हैं, समान विक्रय मूल्य पर बेचेंगे हम, और एक पर समान लाभ और दूसरे पर समान हानि हो रही है, एक जैसी ही प्रतिशत में लाभ और हानि हो रही है, तो उस केस में जो ओवरऑल होगा वो हमें हानि प्रतिशत ही मिलेगी, हानि ही होएगी। और उसका जो सूत्र होगा, जो ट्रिक होगी, वो होगी हानि प्रतिशत बराबर समान लाभ या हानि का जो प्रतिशत आपको दिया है उसे आप लिख देंगे, और नीचे उसमें 10 का भाग लगाकर इसका स्क्वायर आप कर देंगे, तो ये प्रतिशत में हमें हानि मिल जाएगी। तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ हम, अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी मिल जाए आपको एग्ज़ाम में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको तो केवल प्रतिशत पर ध्यान देना है, इसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर आप जो समान हानि या लाभ हमें 20 मिला था उसको रखेंगे, 20/10, यानी 2 हुआ और 2 का स्क्वायर 4। तो आपको इस तरह से देखेंगे कि 4% हानि इसमें होगी, इस सौदे में। तो दोस्तों, आज के प्रश्न में आपके कितने उत्तर सही निकले एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरे जो भी वीडियो हों आपको एक प्लेटफॉर्म पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आज का जो आपके लिए जो मोटिवेशनल मंत्र है मेरी ओर से वो ये है, कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, कभी असफलताओं से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि जीत हार तो ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन कोशिशें हमें अपनी जारी करते रहेंगे हम लोग। आप भी कोशिश करें और मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपको आगे और अच्छे वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।